हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसे कि हमने 29 नंबर प्रैक्टिस सेट कल किया था, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 30 नंबर प्रैक्टिस सेट है। आप पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है वहाँ पे देख लीजिए। मैंने एक स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किया था कि मैम जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सबका प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप वैसे भी देख सकते हैं, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे सारे ही वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट एंड कुछ क्लासेस दे रखा है। आगे अगर संभव हो पाता है, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको आगे की भी क्लासेस देती रहूँगी। फिलहाल चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन 30 को स्टार्ट करते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अभी इधर सुनने में आ रहा है कुछ समय से कि नवंबर में शायद एग्ज़ाम होगा। मतलब मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता है कि ये कंफर्म है या नहीं है। तो क्या आप सबका अनुमान भी यही कहता है कि नवंबर या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं? अगर आपका अनुमान ये कहता है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि मैं उस हिसाब से आप सबकी जो क्लासेस है, जो क्वेश्चंस है, उसको बढ़ा के दिखा सकूं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। और साथ में आप सब ये कोशिश भी कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, ताकि हम इन सारे क्वेश्चन को लाइव आकर सॉल्व करें, जिससे कि आप सब भी एक्टिव रहेंगे मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिखेगा कि हाँ आप सब कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का सेशन में 50 क्वेश्चन में लाई हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा आज टाइम की कमी है। बट कल मैं 125 क्वेश्चन का 125 क्वेश्चन के क्लासेस लाऊंगी। मतलब हमारा जो 31st प्रैक्टिस सेट होगा वो 125 का होगा। इससे पहले भी मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेट 125 के दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके एलटी में आ सकता है, टीजीटी में ये ना के बराबर है, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन है वो आपके टीजीटी में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। पहला क्वेश्चन है, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चलता है। तो उसने कितनी दूरी तय की? तो इन तीसरे घंटे में इतना किलोमीटर, ये जितने भी किलोमीटर दिए ना, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 137.23 किलोमीटर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हम इन्हें ऐड करके देखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क या फिर इनमें से सभी। तो उद्यानों के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उद्यान के अतिरिक्त घास के मैदान, पार्क एवं खेलने के मैदान, इन सब का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या? तो आलसी एवं निष्क्रिय बनाता है, क्रियाशील एवं स्वस्थ बनाता है, आलसी एवं स्वस्थ बनाता है, निष्क्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। तो यहाँ यहाँ के 3 ऑप्शन में निगेटिव पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आलसी और निष्क्रिय। ये हो सकता है क्या? हम व्यायाम कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, तो ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आंसर दिया है। यहाँ पे स्वस्थ तो सही दिया है, लेकिन आलसी यहाँ पे निगेटिव ऐड करके इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया है। और यहाँ पे भी स्वस्थ एकदम सही दिया है, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय को ऐड करके इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यायाम करने से हम क्रियाशील एवं स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल एवं अल्पकालीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग आंसर टिक कर दिए होंगे।
तो आकस्मिक घटना के समय, और यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा लगा दिया है, तो दीर्घकालीन आंसर यही कट हो जाएगा। और निरुद्देश्य हम कोई भी काम नहीं करते हैं। एंड अल्पकालीन ये भी नहीं होगा, होगा तत्काल। तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल देनी चाहिए। आकस्मिक घटना के समय आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो तो उसकी मदद के लिए हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल कालीन का कोट ले आना, या फिर आहत को नहीं लुढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको कौन सा आंसर सही लगता है? यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो नहीं इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक है? तो दौड़ाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। हम दौड़ा कैसे सकते हैं? जब उसकी बॉडी में आग लगेगी, दौड़ाएंगे तो और भी जल्दी आग फैलेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। संकलन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प मतलब कि रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता था? तो वर्णनात्मक, अन्वेषण, प्रायोगिक या फिर सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रायोगिक। यहाँ पे प्रायोगिक दिया हुआ है तो इससे आप आंसर को इजीली पकड़ सकते हैं। प्रायोगिक मतलब प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो प्रायोगिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ। तो ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना, एंड डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन से पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं के समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। किसकी स्थिति में सुधार लाना? तो बेरोजगार व्यक्तियों के, आदिवासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए, या फिर ग्रामीण युवाओं के लिए। तो ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण युवाओं के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि स्लम अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन गैस? तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सल्फर डाई और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है तो वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, या फिर ध्वनि प्रदूषण के? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो 20 × 20, 20 × 40, 20 × 100 या फिर 20 × 200। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा कि अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता कितने के बराबर या फिर कम होनी चाहिए? तो ये होगा ऑप्शन ए 20 × 20। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है तो शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, या फिर ऊर्जा देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है तो क्या कहलाती है? स्नायु ऊर्जा, ऐच्छिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, या फिर उपकला ऊर्जा। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन ए स्नायु ऊर्जा, स्नायु उत्तक। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है? WBC की संख्या तो 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000, या फिर 7000 से 8000। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या लगभग 5000 से 10,000 पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा हो जाता है? तो थायरोटिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोटोपिक हार्मोन, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है एवं व्यक्ति नाटा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है तो काइम, विली, रस, या फिर पेप्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा कि आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम काइम कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो एस्फिक्सिया कहते हैं, लकवा कहते हैं, बेरी कहते हैं, या फिर एनीमिया कहते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? आई होप कि आप सब ये बेरी, एनीमिया, लकवा के बारे में जानते होंगे। ये सारे ही विटामिन की कमी से होते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? तो इसका हो जाएगा एस्फिक्सिया। ऑप्शन ए सही होगा। एस्फिक्सिया फेफड़े, किसी कारण से अगर फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को हम एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 8, 10, 12, या फिर 16। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़े कसाव की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता कहलाती है तो पट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे तो आंसर इजीली आपको पता चल गया होगा क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रह सके। यहाँ पेशियां पूछ रहा है तो मसल टोन होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड वैग के नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर सेंट्रोसोम। तो किसको सुसाइड वैग के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 22 कि समझना, ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखना है हमें। तो दिया हुआ है समझना, याद रखना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना या फिर प्रतिक्रिया करना। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें ग्रहण करना आएगा, फिर समझना आएगा, फिर याद करना आएगा, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करना आएगा एवं मूल्यांकन हमेशा ही लास्ट में रहता है। तो लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सुनने से, ध्यान से सुनने की क्रियाओं को क्रम में इसमें करना है। तो ध्यान से अगर हम सुनते हैं तो सबसे पहले उसके सुन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हम उसे समझते हैं और समझने के बाद हम उसे याद रखते हैं एंड याद रखने के बाद हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करने के बाद हम अपना मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्विंग, ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन आजकल चला है। क्विंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्विंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, मध्य अवस्था एवं अंतिम अवस्था है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्विंग या फिर बलबलाना वाणी विकास की कैसी अवस्था है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मध्य अवस्था हो जाएगी। क्विंग या फिर बलबलाना वाणी विकास की मध्य अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर, असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। यह है शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है या फिर बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मूत्रता टाइप की समस्या बच्चों में दिन में तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो जगे रहते हैं, खेलते हैं, तो वो अपना खुद ही जाके कर लेते हैं, लेकिन रात के समय में ये दिखाई देती है। तो किसी भी ऑप्शन में रात ऐड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। तो पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की सामाजिक विकास स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति, भाषा, खेल, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति। जाति सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब बचे 25, उसे भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा? तो बकरी है, याक है, भैंस है या फिर गाय है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। बकरी के दूध में अगर थोड़ी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल दी जाए तो यह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिमाण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या फिर अधिग्रहित? तो 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिग्रहित। अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण यह संक्रमण के परिमाण स्वरूप अधिग्रहित किया जाता है। नीचे वैसे अधिग्रहित दे रखा है, हम इसे भी अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुतायत मात्रा में होता है, तो विटामिन, प्रतिजीवी, खनिज या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत मात्रा में प्रतिजीव पाया जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं, क्या आप सबको पता है? तो कोलेस्ट्रॉल माता के स्तन से निकलने वाला पहला दूध है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? प्रोटीन की, ऊर्जा की, कैल्शियम की या फिर आयरन की? तो क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर क्या हो जाएगा? तो पाइका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में आयरन की कमी रहती है, इसलिए उन्हें पाइका खाने की इच्छा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु या फिर बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो प्राइवेट बाल चिकित्सा, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सा में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर क्या होगा? आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि उपरोक्त सभी को सबसे पहले सोच रहे होंगे टिक कर दें, बट यहाँ नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि सरकार की ओर से जनता के लिए, तो सरकार की ओर से जनता के लिए कभी भी प्राइवेट बाल चिकित्सा नहीं खोला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे कट हो जाएगा। अब बचे हैं दो ऑप्शन में हम क्या देखेंगे? तो घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबके घर पे माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजा जाए, लेकिन जिला चिकित्सा में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा तो जिसे भी ज़रूरत होगी वो अपने बच्चे को लेके जाके वहाँ पे दिखा सकता है, तो यहाँ सबकी ज़रूरत पूरी होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर की, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा? कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 माह तक। शिशु विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला कि पहले दिन से 2 माह तक भ्रूण कहा जाता है, एंड 2 माह से आगे को क्या कहा जाता है? 2 माह से 8 माह तक को फीटस कहा जाता है, और पहले दिन से मैं थोड़ा भूल रही हूँ, पहले दिन से कुछ दिनों के बीच के कुछ कहा जाता है, बीजावस्था कहा जाता है, शायद बीजावस्था कहा जाता है, उसका डेज मैं भूल रही हूँ। अगर आप में से किसी को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सप्मेट्री में शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, सप्मेट्री में शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो शुक्रोत्सर्जन कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है, अस्मिएशन कहलाती है या फिर अस्मिओजेनिस कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्मिओजेनिस कहलाती है, स्पर्मिओजेनिस कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सब एक बार ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 माह की, 0 से 3 माह की, 0 से 1 साल की या फिर 0 से 2 साल की? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर अवस्था किसे कहते हैं? ये वैसे आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। सेंसरी मोटर अवस्था ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से 2 साल की।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो कौन से हैं? तो जीन पियाजे हैं, सिगमंड फ्रायड है, एरिक्सन है या फिर पावलोव है? तो पावलोव है। तो कौन से होंगे 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर में? तो संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जीन पियाजे आंसर सही होंगे। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इस नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो फ्रायड, वाटसन, लेजारस या फिर कार्ल जुंग। तो किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएंगे फ्रायड महोदय ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? तो रॉस का है, फ्रायड का है, रूसो का है या फिर मन का है? तो बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक है, तो इसका क्या आंसर होगा? अब यहाँ पे मन देख के आप सब मन मत लगा दीजिएगा तो बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक है, तो मन का मत लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रूसो के हैं। रूसो ने कहा था कि बालक का मन ही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये आंसर बहुत ही ईजी आप टिक कर बैठेंगे, क्योंकि आई थिंक कि ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है ना कि सारे बच्चे ऑलरेडी रट चुके हैं। तो डैश के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल, रॉस, अरस्तु या फिर हॉलॉक। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, तो क्या कहा है? विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था या फिर स्लैपी अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को ऑप्शन नंबर सी गैंग अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर बुढ़ापा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, तो 2 गुना, 3 गुना, आधा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर भी इजी होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। अच्छा, 3 गुना कितने वर्ष में, कितने माह में हो जाता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है, तो प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है या फिर मूल्यांकन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। कोहलवर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल स्तर, पूर्व कन्वेंशनल स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलवर के अनुसार नीति विकास का प्रथम स्तर पूर्व कन्वेंशनल स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, और बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, बाल
अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली प्रताल प्रपत्तों में से एक है। तो क्या हो जाएगा? सत्य असत्य संबंधित नहीं या फिर विवादित। तो 44 नंबर का क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली प्रताल प्रपत्तों में से एक है। ये बातें सत्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन, चलना। तो क्या होगा कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ भी आप लोग को आंसर टिक करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि पठन नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। बाकी मुस्कुराहट प्रारंभ करना, प्रथम शब्द, चलना, ये सारे आएंगे, पठन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यात्मक वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो डैश समूहों के नाम से जाना जाता है? तो अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय या फिर संरचनात्मक। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या फिर कार्यात्मक वाहक को चुनने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाने जाते हैं। तो 46 का क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है और कार्यात्मक वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वे औपचारिक समूह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर कि कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो प्रभावी, ज्ञान पत्र, शिक्षा पत्र या फिर समाकलनात्मक। 47 का आंसर क्या होगा? डैश कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो हो जाएगा शिक्षा पद कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो 48 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर यूनिसेफ। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएंगे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर। और अभी शायद लगता है शगुन के कुछ क्वेश्चन आज भी आ गए हैं, चलिए कोई नहीं। 50 नंबर। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षाकरण, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो ये किसके उद्देश्य है? अनौपचारिक शिक्षा के, औपचारिक शिक्षा के, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के, या फिर उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये सारे ही औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है शगुन के आज कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल गए आप सबको। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विश्व संक्रमणीय कार्यक्रम लागू किया। तो मई 1972 से, मई 1974 से, मई 1976 से, मई 1985 से। तो WHO ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया था। कब किया था? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मई 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज 3 शगुन के क्वेश्चन मिले हैं
तो कठपुतली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि दृश्य दिया हुआ है और श्रव्य भी दिया हुआ है अलग अलग, और दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके दे दिया है। तो कठपुतली एक दृश्य और श्रव्य सामग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरी ओनटम को और क्या कहा जाता है? तो स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड छड़ या कठपुतली, छाया कठपुतली या फिर उंगली कठपुतली। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोरी ओनटम को और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए स्ट्रिंग कठपुतली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम लाइव प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।